इससे पहले आपने एक लहर देखी थी और लहर यह थी कि सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आई। कांग्रेस बैकफुट पर जरूर थी, लेकिन खुलकर उसके लिए उसने माफी नहीं मांगी और न माफी मांगी बल्कि किसी भी तरीके से उस बयान को डिफेंड करती हुई नजर आई। और दक्षिण की राजनीति में सनातन पर प्रहार एक आम चलन होता हुआ नजर आया। लेकिन सामने है 2024 और 2023 का नतीजा हर किसी ने देख लिया। क्या स्ट्रैटेजी शिफ्ट करने की कोशिश में तमाम पार्टियां हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा दहाड़ में। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर नवल किशोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ होंगे, और स्वामी उपमन्यु धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी नाजिम जी भी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत दहाड़ में मैं करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल लोकेश जिंदल जी आप ही से, क्योंकि इससे पहले सनातन के अपमान की एक बयार बहती हुई नजर आई और बीजेपी के लिए वो स्थिति एक तरफ जहां पर अटैकिंग मोड की थी, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल से आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हुए नजर आए। 2023 का हर किसी ने नतीजा देख लिया, लेकिन अब जो टेंपल रन हो रहा है, मंदिर मंदिर दौड़ हो रही है, आपको यह लगता है कि सनातन के सामने झुके बगैर राजनीतिक नैया पार नहीं होगी? पूर्णिमा जी, अगर मैं इन चुनावी नतीजों की बात करता हूं तो एक बहुत अहम पहलू इन चुनावी नतीजों का यह था कि कांग्रेस का कोर वोटर कांग्रेस के साथ आज भी है। कांग्रेस की जो विचारधारा है जिसमें आर्थिक मुद्दे प्रथम श्रेणी में आते हैं और धार्मिक मुद्दों को उतनी अहमियत कांग्रेस जानबूझ के नहीं देती, क्योंकि देखिए जो आर्थिक मुद्दों के प्रश्न है, सामाजिक मुद्दों के प्रश्न है, क्या उनका सल्यूशन, क्या उनका उत्तर हमें केवल और केवल धर्म में मिलेगा? तो इसे मैं सही नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि धर्म अपनी जगह है, धर्म एक मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उसका राजनीतिकरण जिस तरह से भाजपा ने किया है और जिस तरह से भाजपा इसका फायदा उठाती आई है, इससे देश को एक नुकसान पहुंचता है, संविधान के विरुद्ध है ये, और एक तरह से भारत के समाज और अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है। तो भारत के भविष्य के लिए बेहतर तो यही होगा कि समाज आर्थिक मुद्दों पर सरकार से प्रश्न करे कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ पूंजीपतियों के पास उनकी जो वेल्थ है बढ़ती जा रही है और जो लोग गरीब तबके के हैं वो और भी ज्यादा उनके पास संसाधनों की कमी होती जा रही है। ऐसा क्यों है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है कि लोगों में माइग्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर जाकर जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों मजबूर हो रहे हैं इन बातों को जिस तरह से एक तरह से कंबल ढक दिया जाता है धर्म के नाम पे। लोकेश जिंदल जी, आपने तो अभी चुनाव लड़े, विपक्ष की भूमिका में आप एक लंबे समय से हैं, तो आपने तो इन मुद्दों को उठाया है ना, आपने इन मुद्दों को चुनावों में भी उठाया है, लेकिन आपको लगता है कि आपके ये मुद्दे उठाने का वोटर्स पर किसी तरीके का असर हुआ है? और क्या आप ये औपचारिक तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी सनातन को पॉलिटिक्स का हिस्सा या राजनीति का हिस्सा नहीं बनने दिया? फिर चाहे आप प्रियंका गांधी की बात कर ले, आप राहुल गांधी की बात कर ले, चुनावों से ठीक पहले मंदिर में जाकर माथा टेकने की जो एक प्रोसेस देखने को मिला है, आपको लगता है कि कांग्रेस ने कभी भी सनातन का राजनीतिकरण नहीं किया? हाँ, उस पर हमला जरूर किया है, ये तो मैं कह सकती हूं, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी भी उसको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया? पूर्णिमा जी, कुछ थोड़े महीनों पहले कर्नाटका का चुनाव था जहां पर भाजपा ने धर्म का पूरा उपयोग किया, जितना उपयोग किया जाना चाहिए था उससे भी ज्यादा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, लेकिन उसका परिणाम पूरे देश ने देखा। कर्नाटका की जनता ने आर्थिक मुद्दों के बल पर, सामाजिक मुद्दों के आधार पर भाजपा की इस नीति को पूरी तरह से नकार दिया था। यही जब पहलू उत्तर भारत में भी देखने को मिलेंगे, जनता का यही उत्तर रहे। लेकिन तीन मौके जहां पर बीजेपी की इस रणनीति को, जिसको आप इस वक्त कोट कर रहे हैं, जनता ने 3 राज्यों में लेकिन नकारा किसको सर? कांग्रेस को नकारा। धनंजय गिरी जी को लाते हुए बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त है। धनंजय गिरी जी, लोकेश जिंदल को आपने सुना, क्या बीजेपी के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय सनातन का राजनीतिकरण करने का? क्या 2024 का आधार बीजेपी ये मानती है कि सनातन की सियासत करके वो अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाएगी 2024 में? पूर्णिमा जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं
कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मम निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। जो लोग अभी बात करने बैठे हैं आपके सामने, वो सनातन का लगातार अपमान, लगातार प्रहार और लगातार अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं। और क्यों करते रहे हैं? क्योंकि इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की कोशिश की जाती रही है। इस देश में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर यह करारा जवाब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दुनिया के तमाम विचारकों की बातों को समायोजित करके कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इन लोगों को शुरू से था कि किसी को डराओ, डरा करके उसका वोट पावर, वोट बैंक बनाओ। और उस जिन लोगों को ये डराते भी रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देखिए, इस देश के दलितों, पीड़ितों, शोषितों का जो कांग्रेस ने जो बुरा हाल किया, दलित दरी बिछाए, पिछड़ा पांवपोछ हो जाए, बाकी लोग इनके वोट बैंक कहलाए। इस कांग्रेस की इस कुत्सित कामों को इस देश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। और जब इस देश को जो नेतृत्व मिला, मोदी जी सदियों से व्यथित, दमित जन आकांक्षा की पूर्ति की प्रतिमूर्ति हैं। जब इस देश का जनमानस आम जनमन जागा, जब इस देश का विकास के किस पैमाने पर आप बात करना चाहते हैं, आप हमको बता दें। 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। इस देश में 100 लगभग 100 करोड़ के लगभग बैंक के ब्रांचेस थे, आज 180 करोड़ बैंक के ब्रांचेस हैं। 48 करोड़ बैंक के खाते थे और आज 248 करोड़ हैं। आप 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी ही बनी। उसके अलावा 500% की वृद्धि रेल और रोडवेज में, 400 वंदे भारत ट्रेन बनी, हाईवे की स्पीड 23 किलोमीटर प्रतिदिन हुई, 99% ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ दिया गया। मेट्रो की लंबाई जब 2013 में 248 लेकिन ये जो सब आप सर गिना रहे हैं, ये जो सब आप आज गिना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इसका जिक्र लगातार करते रहे, लेकिन लोकेश जिंदल जी को या कांग्रेस को तो यह आर्थिक आंकड़े नजर नहीं आते ना कि आर्थिक दृष्टि से देश का विकास कैसे हो रहा है, ये कांग्रेस को तो नजर नहीं आता। लेकिन सर कांग्रेस को नजर क्या आता है? धनंजय गिरी जी, कांग्रेस को नजर यह आता है कि आप भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। हर एक चुनाव से पहले आप हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, आप एक इमोशनल अपील करते हैं और सनातन के बगैर आप लोगों का भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए सनातन का राजनीतिकरण करके ही आप अपनी चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे, ये कहती है कांग्रेस। पूर्णिमा जी, कंफ्यूज कांग्रेस अब फ्यूज हो गई है और फ्यूज होकर के डिफ्यूज हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन संस्कृति इस देश की आत्मा है। ये धर्म प्राण देश है, भारत एक धर्म प्राण देश है। और सनातन पर अधिकार किसी एक पार्टी का तो नहीं है ना सर? धनंजय गिरी जी, किसी एक पार्टी पर तो अधिकार नहीं है सनातन का, है क्या? सनातन धर्म कितना व्यापक माने तो सनातन को सबसे बड़ी हमारे यहाँ तो राजा का अलग धर्म, सबके लिए राजा का कहते हैं राज धर्म है। धर्म है क्या? ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा। राजधर्म तो क्या? राजा का अलग धर्म, प्रजा का अलग धर्म, धारण किया जाए वो धर्म है। लेकिन तो धर्म की राजनीति क्या अधर्म की राजनीति की जाए, क्या अधर्म फैलाया जाए? तो ये फैला रही है कांग्रेस इस देश में। कांग्रेस ने इस देश में अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो किया, जो इस देश के सनातनियों का अपमान किया, जो लगातार अपमान किया गया, उसको सोया हुआ सनातन, पूर्णिमा जी सोया। ठीक है धनंजय जी, बाकी मेहमानों को भी मुझे लाना होगा। स्वामी जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन लोकेश जिंदल जी काउंटर कर रहे हैं। लोकेश जिंदल जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन तमाम चुनावी विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो भले ही वो हिंदू वोटर्स को लुभा ना पाए, लेकिन आपके हमेशा के प्रिय मुस्लिम वोटर्स को आप जरूर नाराज कर सकते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि अर्थ धर्म से पहले आता है। जब आर्थिक माध्यम उसका जवाब तो सर दे दिया ना लोकेश जिंदल जी। अभी धनंजय गिरी जी ने उसका जवाब दिया कि आर्थिक मोर्चे पर कैसे बढ़ोतरी हो रही है। ये अभी आपने सुना ना सर। बढ़ोतरी क्या हो रही है? टू द पॉइंट रखते हैं लोकेश जिंदल जी। वो ये कह रहे हैं कि आप तो सनातन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सनातन तो तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए, 2009 में लेकिन आप सनातन को स्वीकार नहीं करना चाहते। मनमोहन सिंह कह रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, तब जीरो थी अर्थव्यवस्था आपकी। आज देखिए सब कुछ मिल रहा है, सारी प्रगति हो रही है। और आप माइंड ब्लाइंड हैं, आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस ही में मरेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात सोचने की है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व की है। और आप देखिए दक्षिण अफ्रीका में, जर्मन में और फ्रांस में सनातन संस्कृति अपनाई जा रही है।
सनातन संस्कृत किसी एक की नहीं है, जो आप कह रहे हो ना इन्हीं की है, सबकी है। हम तो कहते हैं आप भी मान लो सनातन नहीं, सनातन का स्वरूप तो बहुत व्यापक है स्वामी जी, सनातन का स्वरूप बहुत व्यापक है और उसको बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। भला नहीं किया जो यहाँ रहता है भारत में, उसको सनातन कितना व्यापक है और उसका रूप कितना व्यापक है ये बताने की जरूरत नहीं है।